बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी का जो सा हमारा पार्ट सी है इस सवाल का, वो क्या कहता है? BRM इज अ स्ट्रेट लाइन, BRM इज अ स्ट्रेट लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसके अंदर कहता है सच दैट MB इज इक्वल टू KRB। अगर उसने कह दिया ना ये स्ट्रेट लाइन है, तो MB MR RB ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल वेक्टर्स बनाएंगे। एक लाइन के ऊपर है ना, क्योंकि डायरेक्शन एक जैसी है, सिर्फ छोटा है कोई और कोई बड़ा है, तो अगर वो पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो दे मस्ट बी व्हाट? यस, ये क्या होने चाहिए? स्केलर मल्टीपल्स होने चाहिए एक दूसरे के, दे मस्ट बी स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये बात तो दुरुस्त होगी, उसने खुद ही कह दिया कि दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है। कनेक्शन किसके साथ हुआ हुआ है? K के साथ हुआ हुआ है। वेयर K इज अ कांस्टेंट, हमें पता है इट्स अ स्केलर कांस्टेंट, इट्स अ स्केलर नंबर या स्केलर मल्टीपल, एंड आल्सो गिवन दैट MP इज पैरेलल टू OB। अगर MP पैरेलल है OB के, इसका मतलब क्या होगा? MP भी क्या होगा? स्केलर मल्टीपल होगा किसका? OB का। तो इसको हम लिखेंगे H टाइम्स क्या चीज? OB। H टाइम्स क्या चीज? OB। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब आपने क्या किया हुआ है? RB निकाला हुआ पहले। क्या RB हमने निकाला था पहले? यस, RB निकाला था ना हमने। RB हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मैं सवाल को सॉल्व करना शुरू करता हूं। MB इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय RB। RB हमारे पास पहले से गिवन है, पिछले पार्ट में हमने निकाला हुआ है। RB की वैल्यू हमने निकाली थी B माइनस A। यहां पे क्या पुट कर दें आप? B माइनस, ये क्या हो जाएगा? KB माइनस KA। ये किसकी वैल्यू आ गई? किसकी वैल्यू आ गई? MB की वैल्यू आ गई, KA माइनस KB। ठीक है, हमने MB को क्यों चूज किया? बिकॉज K इज गिवन इन विच इक्वेशन? MB की इक्वेशन। अब लिख लें, वी चूज MB बिकॉज K इज गिवन या K इज प्रेजेंट इन द इक्वेशन ऑफ MB। ब्रैकेट में लिख लें अपने पास, वी चूज MB बिकॉज K इज प्रेजेंट इन इट्स इक्वेशन। जिसको आप निकालना चाह रहे हैं K उसकी इक्वेशन में पड़ा हुआ है, इसलिए आपने MB की इक्वेशन को चूज किया। ठीक है, डन हो गया। दूसरी बात, MB को निकालने का एक और रास्ता भी तो था। कौन सा वाला रास्ता? मेरी बात सुने, आपको याद है? पहले तो ये हमेशा याद रखें, जब भी आप स्केलर मल्टीपल्स निकाल रहे होते हैं, यानी कि आपके पास इस तरह के आ जाए, ये वही लैम्डा म्यू वाली बात है, आप MB को एक और तरह से निकालो, इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दो। बात समझ आ रही है कि नहीं? यानी आपके पास एक एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन है, उसमें अननोन्स है, उसी वेक्टर को एक और तरीके से भी निकालो, मतलब किसी और पाथवे मेथड से निकाल लो। जैसे मिसाल के तौर पे MB का पाथवे कौन सा बनेगा? M से लेके कहां तक? P से लेके कहां तक? B तक। एक तो ये भी बन जाएगा, क्या ख्याल है? एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, MB को अनदर मेथड से भी निकालो और फिर दोनों इक्वेशंस के MBs को आपस में कंपेयर कर लो। इधर का MB ये बता रहा है और जो नए तरीके से MB निकालोगे वो कुछ और बताएगा, लेकिन आपको तो पता है ना कि हम MB जिधर मर्जी से निकालें आंसर क्या आते हैं? सेम आते हैं। ये सेम इसलिए दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि इसमें वो छुपी हुई है बात, K की शक्ल में छुप गई ये बात। अब हम K कंपेयर करके निकाल लेंगे कि A का कोफिशिएंट या B का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है मेरी बात के नहीं? तवज्जो से सुनना जरा। हम लिखेंगे जी, फाइंड K MB फ्रॉम अनदर मेथड आल्सो। फाइंडिंग वेक्टर MB फ्रॉम अनदर मेथड। कौन से वाला? पाथवे बेहतर है तो उससे निकाल लेते हैं। पाथवे चूंकि सारा रास्ता ही गिवन होगा हमें, तो हम निकाल लेते हैं। तो MB का रास्ता किस तरह से पता चलेगा? M से कहां तक? P तक, और P से कहां तक? B तक। M से P तक और P से B तक। PB तो निकाल चुके हैं ना आप लोग अभी, ये PB था ना आपके पास कि नहीं? तो MB हमारे पास आ जाएगा MP, where is this MP? MP इसके बराबर है या नहीं है बच्चों? MP इसके बराबर है या नहीं?
अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मेरी तरफ देख लें, MP इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4 टाइम OB। इसकी जगह मैं वो वाली वैल्यू डाल देता हूं, H टाइम्स OB। OB क्या था? OB क्या था? B। यहां पे क्या आ जाएगा? HB। यस और नो? यहां पे क्या आ जाएगा? HB प्लस PB की वैल्यू बताओ जरा मेरे पास कितनी गिवन है, मतलब जो मैंने निकाली है। दिस इज द वन, जो कि कितना आ जाएगा? 2/3B माइनस 8/3A माइनस 8/3A। क्लियर हुआ कि नहीं? अब मेरी बात सुनो, ये दोनों BB है, MB को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? मैं इधर करके लिख लेता हूं। MB इज इक्वल्स टू H प्लस 2/3। इन दोनों में B है तो मैंने इसका कोफिशिएंट क्या कर लिया, मतलब वेरिएबल B में B कॉमन ले लिया, माइनस 8/3A। अब इस वक्त A का कोफिशिएंट कौन है? माइनस 8/3। A का कोफिशिएंट कौन है? माइनस 8/3। और B का कोफिशिएंट क्या है? H प्लस 2/3। दोनों में था ना B। B इसमें भी था बच्चों और B इसमें भी था, इसलिए मैंने B दोनों में से क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, ताकि एज अ होल मेरे पास वो एक्सप्रेशन बन जाए। ठीक है, यहां तक बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, इसके बाद क्या होगा? ये हमारे पास ये लिख दिया, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई इक्वेशन नंबर। अब कंपेयर कर लें कोफिशिएंट्स ऑफ MB ऑन बोथ हैंड साइड्स। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। लिख लें अपने पास, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स comparing the coefficients of MB from equation number 1 and equation number 2, from equation number 1 and equation number 2। तो क्या हो जाएगा ये फिर आपके पास? एक तरफ लिखा हुआ है KB माइनस KA और एक तरफ लिखा हुआ है H प्लस 2/3B माइनस 8/3A। लेफ्ट साइड पर A का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? माइनस के। राइट साइड पर A का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? माइनस 8/3। तो हम जब A का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस A का कोफिशिएंट कंपेयर करें, माइनस K इज इक्वल टू माइनस 8/3। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके अंदर से K की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8/3। तो जवाब क्या आ जाएगा? हेंस प्रूव्ड। K की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8/3। ठीक है, तो हमने जो गिवन था क्वेश्चन के अंदर MB, हमने MB को दो तरह से निकाला और उनकी कंपेयर कर लिए कोफिशिएंट, वहां से निकल आया K। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है, ये हमेशा इसी तरह से होता है। उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, जरूरत होती है उसको यूज कर लेते हैं। क्या तो वैसे ही निकला है। एक और इसका पार्ट नंबर 2 है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर MP इन टर्म्स ऑफ B। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर MP इन टर्म्स ऑफ B। अब MP क्या था? इट वॉज H टाइम्स B। MP क्या था? H टाइम्स B। H निकालना क्या है आपके लिए? H निकालना क्या है? जरूरी है ना। तो H कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। H कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। अभी तो हमने A के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो ये चीज निकली थी, जरा B के कोफिशिएंट्स को भी कंपेयर करो तो क्या निकलेगा? लेफ्ट साइड पे B का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है? देखो मेरी बात सुनो पहले, हमें कोई जल्दी नहीं है। वो कहते हैं MP निकालो इन टर्म्स ऑफ B। तो MP किसके बराबर था? HB के। गिवन है ना सवाल में, पार्ट 1 में C में लिखा हुआ है, हमने तो पार्ट 1 अभी किया है। पार्ट 2 में क्या कहता है? फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ MP इन टर्म्स ऑफ B। तो H को मल्टीप्लाई किया जाएगा किसके साथ? B के साथ। अब H तो पता ही नहीं है, तो H पहले निकालना है कि नहीं निकालना? तो पहले H निकाले। तो H निकालने के लिए यहाँ पे B का कोफिशिएंट है K,
और यहाँ पे b का कोफिशिएंट है h प्लस 2/3, यहां से हमारे पास आ जाएगा, तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू h प्लस 2/3। यू फाउंड k फ्रॉम द प्रीवियस पार्ट, k की वैल्यू थी 8/3, ये 2/3 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा -2/3, h की वैल्यू आ जाएगी यहां से 6/3, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/3, तो h हो जाएगा आपके पास 6/3 विच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां पे आप MP के अंदर h फायदा दे रहे हैं ना, आप 2b आ जाएगा इसका आंसर। h की जगह क्या डाल दिया आपने, h की जगह जस्ट क्या पुट कर दिए 2 पुट कर दें और बाकी आपका आंसर एज इट इज ही है, बाकी आंसर आपके पास एज इट इज ही है। ठीक हुई मेरी बात के नहीं? ये आ गया आपके पास सवाल, यहां तक क्लियर हुआ बच्चों के नहीं? एक सवाल है, इसी का एक सवाल है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखें जरा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन point of intersection of MP and OA is N. Point of intersection of MP and OA is N. NB is equals to L times B. NP है, सॉरी ये मैं देख रहा हूं, NB तो हो ही नहीं सकता। NP is L times B। इसका मतलब क्या है NP is L times B? B तो ये लिखा हुआ है, NP कौन से वाला है, ये वाला, ये क्या है L टाइम्स B। अगर ये वाला भी B है, ये वाला भी B है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। इसमें जो ये आपके पास कोएफिशिएंट लिखा हुआ है, ये स्केलर मल्टीपल है उसका, ठीक है। Rn इज इक्वल टू M टाइम्स A। अब Rn क्या है, Rn भी इस लाइन के ऊपर पड़ा हुआ है कि नहीं, इसका लिखा हुआ है M टाइम्स A। अब Rn इनफैक्ट OA के साथ क्या है पैरेलल है। फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ OP इन टर्म्स ऑफ find an expression of OP in terms of A, B, L and M. Find an expression for OP in terms of A, B, L, M. अब OP क्या होगा, OP किसके बराबर है बच्चों, पाथवे मुकम्मल नहीं कर सकते उसका, लेकिन किसकी टर्म में, उसमें A भी होना चाहिए, B भी होना चाहिए, L भी होना चाहिए, M भी होना चाहिए। अब OP जो है ना, इस रास्ते से हम जा सकते हैं OB एंड BP, लेकिन इस रास्ते से नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे B है और जस्ट A और B होगा, लेकिन दूसरे रास्ते से जाएंगे उसमें आपको A भी मिलेगा, B भी मिलेगा, M भी मिलेगा और L भी मिलेगा। तो हमने किस रास्ते से जाना है, नीचे वाले से ऊपर से चूज करें। अकल क्या कहती है, क्योंकि उसकी डिमांड है, उसने नहीं कहा कि मुझे OP निकाल, उसकी डिमांड क्या है OP निकालो इन टर्म्स ऑफ, जिसमें क्या क्या होना चाहिए। तो ये तो नीचे से तो नहीं आएगा, अलबत्ता जा सकते हैं, वो करेक्ट है, लेकिन अभी उधर से नहीं जाना। कहता है कि मुझे यहां से, इसका रास्ता होगा OR, दूसरे रास्ते से जाएंगे हम लोग, OR प्लस RN प्लस, ये रास्ता नहीं होना चाहिए। इस रास्ते में आपको A भी नजर आएगा, B भी नजर आएगा, M और L भी नजर आएंगे, है ना। OR कितना है आपके पास, OR कितना था आपके पास, wasn't it A in the previous parts?
ओ आर आपके पास ए नहीं था पिछले पार्ट्स में? अमार साहब जाग जाएं, बताएं मुझे, ओ आर था कि नहीं था? ए था ना? आर एन कितना है? आर एन कितना है? ये तो गिवन है, ये क्या हो जाएगा? एम ए। एन पी क्या होगा फिर? एल बी। तो अब इसके अंदर कितना आ जाएगा? एल बी आ जाएगा। एक तो ये तरीका है जिसमें आपको एम भी नजर आ रहा है, ए एल और बी भी नजर आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे फिर हम? ए और ए दोनों में है तो हम लिखेंगे इसमें 1 प्लस एम ए प्लस एल बी। ये किसकी वैल्यू हो गई? ओपी की। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता ये, है ना? क्योंकि मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता है। समझ आ रही बच्चों के नहीं? ऑल गुड? बताएं बच्चों, आ जाओ, मसला नहीं है इसमें, और आ ही नहीं सकता। वैसे ए और बी तो पूरे वेक्टर्स हैं जो गिवन है इसके अंदर। दूसरे कौन कौन से वाले होंगे? जो उसके स्केलर मल्टीपल्स हैं वो आएंगे, कोई मसला नहीं है, डाल दो बीच में। एटलीस्ट उसमें ए बी एल एम होना चाहिए बस। आप तो अपने ख्याली बातें कर रहे हैं ना, जब क्वेश्चन बनाया जाएगा तो उसमें वो वेरिएबल के नाम उसके फेवर में ही होंगे। अब मैंने यहाँ पे टी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि लॉजिक नहीं बन रही थी ना उसकी। तो वेरिएबल्स के जो नाम है सवाल उसी तरह का बन रहा है, ठीक है? ये पेपर 2 का सवाल है। सारे सवाल होते बड़े आसान है, लेकिन चूंकि लेंथी होता है तो एक एंजाइटी कॉज करता है बच्चे के लिए, हो इतना बड़ा सवाल, ठीक है? तो इनफैक्ट इसमें है कुछ भी नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इन सवालों में वेक्टर सबसे आसान कॉन्सेप्ट होता है। सबसे तो नहीं कहेंगे, वन ऑफ द इजी कॉन्सेप्ट्स इसको कहेंगे, वन ऑफ द इजी कॉन्सेप्ट्स है ये। अब सोचो, हालांकि ओपी आपने निकाल चुके थे पहले से, ओपी आप निकाल चुके थे पहले, है ना? पिछले पार्ट्स में आप ओपी निकाल चुके थे पहले, लेकिन उसने इस वक्त आपके लिए शर्त रखी। ये नहीं कहा कि फाइंड ओपी। पिछले में क्या कहा था? फाइंड ओपी। अब क्या कहा है? फाइंड नहीं, ओपी निकालो जिसमें क्या हो? ए बी एल एम हो, ठीक है? अच्छा सुनो, अभी वाले पार्ट में जैसे हमने ओपी निकाल लिया ना, सवाल है कि जी अब आप फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम एंड एल। अब ऑब्वियसली जैसे मैं क्वेश्चन कैरी कर रहा हूं, हमने ओपी पहले निकाल चुके हैं, हम वो ओपी का जो एक्सप्रेशन है उसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। हमारे पास ऑलरेडी ओपी वाज फाउंड इन पार्ट ए के सेकंड में। ओपी वाज कितना था वो? 8/3 ए प्लस 1/3 बी, यही था ना हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एक आपके पास ओपी की ये वाली एक्सप्रेशन है और एक ओपी की आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन है। इन दोनों एक्सप्रेशंस के कोफिशिएंट्स को क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे। लेफ्ट, अच्छा यहां का ओपी और वो वाला ओपी सेम ही है, शक्ल दोनों की क्या है थोड़ी डिफरेंट करके लिखी हुई है। इसका ए क्या था? 8/3 था, मतलब इसका जो कोफिशिएंट है ए का 8/3 है। यहां पे ए का कोफिशिएंट कितना है? तो जब हम ए का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 1 प्लस एम इज इक्वल टू 8/3। और जब हम बी का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो यहां पे बी कितना था? 1/3, और यहां पे बी का कोफिशिएंट कितना था? एल। तो एल तो डायरेक्टली निकल आया कि 1/3 है, और ये 1 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5/3। तो m की वैल्यू आ गई 5/3 और l की वैल्यू आ गई 1/3। समझ आई मेरी बात के नहीं? ये हैं आपके दोनों कोएफिशिएंट्स, ये हैं दोनों आपके आंसर्स। ठीक होगी बात के नहीं? समझ आया सारा कि नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सारों को? बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट किस चीज का था? दिस होल कॉन्सेप्ट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स। कोई ऐसी चीज नहीं है जो वेक्टर्स में हमने एड्रेस नहीं की हुई, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड। ठीक है बात के नहीं? पॉज कर दें। अब अगला चैप्टर हमारा लेक्चर है, दैट इज अबाउट सेक्शन नंबर 13, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। बच्चे इससे बहुत ज्यादा घबराते हैं, उसकी वजह यह है कि इट इज द लीस्ट प्रैक्टिस्ड चैप्टर, अदरवाइज इट इज सेम एज वेक्टर्स। वेक्टर्स मुश्किल नहीं था, प्रैक्टिस हम नहीं करते। Why algebra is easy? Why arithmetics is easy? Because everyone starts teaching from arithmetics. हमने क्लास 6-7 में भी arithmetics पढ़ा, algebra पढ़ा,
हमें आसान लगती है बातें क्योंकि बार बार पढ़ते जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपने क्लास 6-7 में नहीं पढ़ी, वेक्टर्स आपने 6-7-8 में नहीं पढ़ी, 9 में नहीं पढ़ी, आप सिर्फ 10th में आके पढ़ते हैं और एक दफा पढ़ते हैं, खत्म कर देते हैं उसको। मतलब क्या है कि कुछ चैप्टर्स की प्रैक्टिस ज्यादा है तो हमें वो ज्यादा अच्छे तरह से आते हैं, कुछ की प्रैक्टिस कम है तो हम उसमें उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। अब हम लोग इस चैप्टर को जब सीखेंगे तो इसमें भी आपको कोई मुश्किल बात नजर नहीं आने वाली, सारी वही बातें होंगी बट आपकी प्रैक्टिस कम है। अब उस प्रैक्टिस को करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, आपके पास ग्राफ पेपर्स होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो कोई भी सवाल ग्राफ के बगैर तो है ही नहीं ट्रांसफॉर्मेशन का। सारे के सारे सवाल किस तरह से होते हैं, ऑन ग्राफ होते हैं। तो लाइव एक्सपीरियंस को समझने के लिए या सीखने के लिए आपके पास भी क्या होना चाहिए, क्लास एनवायरनमेंट में भी और इवन घर के अंदर भी आपके पास, जब आप होमवर्क कर रहे होंगे आपके पास ग्राफ पेपर्स होने चाहिए, क्योंकि शेप्स उस पर ड्रॉ करेंगे। और अगर ट्रेसिंग पेपर हो तो और भी अच्छा है, ट्रेसिंग पेपर हो तो और भी अच्छा है। अदरवाइज मैं ट्रेसिंग पेपर के अलावा ही बताऊंगा आपको टेक्निक्स, समझ रहे मेरी बात की नहीं? क्यों? अच्छा, इसमें थोड़ी सी ना इमेजिनेशन आपकी चाहिए होगी, हमें थोड़ी इमेजिनेशन स्ट्रांग चाहिए। वेल, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन को हम देखते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं तब्दीली को, ट्रांसफॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्म होना, चेंज होना किसी चीज का। आपने इसमें शेप्स को चेंज करना है, मुख्तलिफ तरह से चेंज करना है। अब ट्रांसफॉर्मेशन जब चेंज करना है, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? When a shape changes from one form to another form, it can change its size, and it can also change its orientation. पहले यूं पड़ी थी, अब यूं आ जाएगी, फिर यूं आ जाएगी, यूं आ जाएगी। समझ रहे मेरी बात की? पहले यूं थी, वो यूं आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। बात समझ आ रही कि नहीं? शेप वही वाली, हाथ मेरा यही है, लेकिन अब क्या हुआ है, इन्वर्ट होके दिखाया हुआ है, इन्वर्ट भी हुआ है, नीचे भी आया हुआ है। तो मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। पहले यूं था, पहले यूं हुआ, फिर उधर गया और यहां से फिर इधर टेढ़ा होके आ गया। हाथ तो वही है, शेप इसकी उतनी है। अब शेप चेंज कब होती है? जब आप उसको आप एनलार्ज करते हैं या डिमिनिश करते हैं या श्रिंक करते हैं, शेप को छोटा करते हैं उसको, तब उसकी शेप चेंज होती है। अदरवाइज सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज होती है या पोजीशन चेंज होती है। जैसे आप क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप सारों की, एक बच्चा ये बैठा हुआ है, अगर मैं इसी की कुर्सी उठा के यहाँ पे उठा के इधर ला के रख दूं, शेप इसकी स्टिल किस तरफ होगी? मेरी तरफ होगी। इसको बोलते हैं पोजीशन चेंज करना। ओरिएंटेशन चेंज करना किसको बोलेंगे? अबे बच्चा इधर बैठा हुआ है, इसको मैं क्या कर दूं, इसको घुमाऊं कुर्सी को, अड़ियल बच्चा है, इसने फिर सीधी कर ली है यार, ये अब इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है। ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसी एग्जांपल्स भी आएंगी। पहले कुर्सी यूं पड़ी थी, अब कैसी है? यूं पड़ी। बच्चा भी वही है, कुर्सी भी वही है, ठीक है? समझ आई कि नहीं आई? अब आप जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए, आप सारे ट्रांसलेटेड हैं। नाम है ट्रांसलेटेड, मतलब क्या? सारों की कुर्सियों का चेहरा आगे की तरफ है। समझ आ रही है मेरी बात की? और आप लोग भी किधर देख रहे हैं? आगे देख रहे हैं। आपकी कुर्सी अगर उठा के एग्जैक्टली यूं ही उठा के यहां पे रख दी जाएगी, आप ही होंगे इसी तरह आगे ही देख रहे होंगे, तो हम बोलेंगे आपकी, हमने ओरिएंटेशन चेंज नहीं की, पोजीशन चेंज की है। पोजीशन के चेंज होने में और ओरिएंटेशन के चेंज होने में फर्क है। ये मार्कर इधर है, अब ये मार्कर इधर है। व्हाट इज दिस? पोजीशन और ओरिएंटेशन इज चेंज। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये सारी क्या है? ओरिएंटेशन चेंज हो रही है इसकी, ठीक है? तो जो ओरिएंटेशन चेंज करती हैं वो होती है या तो रिफ्लेक्शन या तो रिफ्लेक्शन। बात समझ आ रही है कि नहीं? रिफ्लेक्शन में हमेशा चीज उल्टी नजर आती है। राइट लेफ्ट अक्सर औकात धोखा इंसान खा जाता है और लेफ्ट को राइट के साथ हम मिक्स कर देते हैं। समझ आ रही? एक क्या होती है? रोटेशन, ये भी ओरिएंटेशन चेंज करती है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब रिफ्लेक्शन क्या है? यूं है ना, रिफ्लेक्शन यूं नजर आएगी। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं? अब मेरी यूं तस्वीर बनाए ना मैंने, यूं किया हुआ है हाथ, तो ये राइट के बजाय लेफ्ट दिखेगा। हमारे पास वो कैमरा में नहीं वो फीचर होता है, वो फ्लिप करने वाला होता है ना, रिवर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इन्वर्ट बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। तो इनफैक्ट रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट मिरर से ही निकला है। तो हम जब रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, सुन ले मेरी बात, क्योंकि इंस्टाग्राम का दौर है और इंस्टाग्राम वाली जनरेशन है, तो मिरर आपको ज्यादा पता है। हमारी इंस्टाग्राम के अंदर
हम जब तस्वीर खोलते हैं उसको एडिट करते हैं, ठीक है, तो आप उसमें एक मिरर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं ना। हमारा भी यहाँ पे मिरर ही है, लेकिन वो हम लाइन बोलेंगे, मिरर लाइन बोलेंगे उसको। रिफ्लेक्शन में क्या होती है? मिरर लाइन होती है। क्या होती है? मिरर लाइन होती है रिफ्लेक्शन के अंदर। बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं? नहीं समझ आई? अरे कोई भी नॉर्मल तस्वीर की भी आप एडिटिंग करते हैं तो नीचे फीचर पे लिखा होता है मिरर कॉन्सेप्ट। तो आप अगर यूं करके खड़े हुए तो वो आपको तस्वीर में कैसे नजर आएगा? यूं नजर आ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? वो खुद 1 मिनट के अंदर पिक्सल्स, सारे पिक्सल्स को क्या कर देगा? चेंज। जो पिक्सल इधर था वो किधर चला जाएगा, और जो पिक्सल्स उधर थे वो किधर चले जाएंगे? उस तरफ चले जाएंगे। हमें ऑटोमेटिकली चीज इन्वर्टेड नजर आएगी। तो हमारे पास जो हम रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट जो ट्रू इमेज था, जो ट्रू ऑब्जेक्ट था, मतलब जो एक्चुअल शेप थी, और जो नई बनी ना उसको आप इमेज बोलेंगे, उसका साया, शैडो, इमेज बोलेंगे उसका। जैसे ना हमारा इमेज, आपका इमेज दीवार पे बना हुआ है, बोलते हैं ना हम इस तरह से। एक होता है आपका ऑब्जेक्ट और एक होता है आपका इमेज। दरमियान में एक लाइन ड्रॉ की जाती है जिसके अक्रॉस हम इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं मिरर लाइन। क्या बोलते हैं? मिरर लाइन कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है इस तरह की। बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं? क्या बोलते हैं इसको? मिरर लाइन बोलते हैं। अक्सर लोग उस मिरर लाइन को लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का 4 टॉपिक्स में से एक टॉपिक है। लाइक 25% ऑफ द थिंग इज दिस वन। इंस्टाग्राम से सवाल निकले हुए है ना। किसी बच्चे को इंस्टाग्राम समझ आता है, किसी को पैसों वाली मिसाल बड़ी समझ आती है। तो अरिथमेटिक में मैं पैसों की मिसालें देता रहूं आपको, मनी एग्जांपल्स, ठीक है, तो बच्चे उसको समझते हैं जैसे बिजनेसमैन बंदा होगा। ठीक है, ये बात के नहीं। तो हम जरा डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से। ये बड़ा आसान चैप्टर है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मुझे आसान लगता है, मुझे तो हर चीज ही आसान लगती है ना, मुश्किल तो कोई चीज नहीं है। बात सुने, आसानी में क्यों कहता हूं इसको? 3, 4 या 5 मैक्सिमम 4 लेक्चर्स में कहानी खत्म हो जानी है इसकी। मेरी बात सुने, मैक्सिमम 4 लेक्चर्स में इसके थ्रू आउट डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स हम इसके स्टडी कर लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन के, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के। समझ रहे मेरी बात के नहीं? तो बात क्या है, आप प्रैक्टिस ना करें सारी जिंदगी आपके लिए मुश्किल ही रहेगा। प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो वो ऑब्वियसली कुछ सवाल सॉल्व होंगे, कुछ नहीं होंगे तो नहीं होंगे, तो परेशानी की क्या बात है, हम करेंगे ना उसको। समझ आ रही बात की नहीं? तो खुद करने हैं क्वेश्चंस। आप पहले धोखा देते रहे हैं ना मुझे, व्हाट्सएप पे बच्चों से काम मंगवा के आप करते रहे हैं, खुद छापा मार के देते रहे हैं, होमवर्क आप सारों के पूरे, मार्क्स आपके कम। तो इसका मतलब क्या होता है? छापा मारा ना। ठीक है, अभी नहीं मारना आप लोगों ने, क्योंकि अभी मारा तो वो नेचुरली रिफ्लेक्ट होगा आपके एग्जाम के रिजल्ट में, क्योंकि पुरानी जो गलतियां थी कोई बात नहीं, वो कवर हो जाएंगी। ये जो आखिरी टॉपिक्स है ना, ये आपके सेकंड एग्जाम के टॉपिक्स है। ये वेक्टर्स हो गया आपका, सेट्स और प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, ट्रांसफॉर्मेशन, डिफरेंशिएशन, ये आपके पेपर 2 के टॉपिक्स हैं। और ये 1-2 नंबरों वाले, 3 नंबरों वाले सवाल भी नहीं है, ये 10, 8, 13 नंबरों वाले सवाल हैं। अच्छा जी, तो ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाट इज दिस? इट इज द चेंज इन, लिखे, it is the change in, it is the change in size, it is the change in size, shape, and position or orientation of an object. Or orientation of an object. जब हम बात करते हैं ना ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम उसका साइज, ओरिएंटेशन या शेप की बात करते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम करेंगे तो दिस इज इन फैक्ट चेंज। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इट इज द चेंज। 2 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ हमने उसको। एक को बोलते हैं आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन,
एक को कहा जाता है आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, एक होती है नॉन आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में शेप आपकी अपना साइज चेंज नहीं करती है, उसका साइज उतना ही रहता है, यानी कि उसका जो एरिया होगा वो सेम होगा। साइज का जो भी शेप होगी उसका एरिया क्या होगा, सेम होगा। नॉन आइसोमेट्रिक में शेप चाहे तो छोटी हो जाती है या बड़ी हो जाएगी, यहां पे वो अपनी शेप चेंज, मतलब ओरिएंटेशन आगे पीछे पोजीशन चेंज कर ले, अपनी शेप चेंज नहीं करेगी। शेप चेंज करेगी तो उसका एरिया तब्दील हो जाएगा, उसका पेरीमीटर तब्दील हो जाएगा, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस, ये चीजें चेंज हो जाएंगी, वो नहीं करनी। शेप जितनी है वो उतनी की उतनी रहेगी, सिर्फ अपनी जगह तब्दील करेगी। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक का लिख लें, साइज एंड शेप डज नॉट चेंजेस, साइज एंड शेप remains same, size and shape does not changes, remains same, only the position changes only the position or orientation changes। आइसो का मतलब भी यही होता है बच्चों, सेम। आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो आप लोग केमिस्ट्री में भी ये लफ्ज पढ़ते हैं आइसोटोप्स के नाम से। वो क्या होता है, क्या चीज सेम होना, प्रोटॉन नंबर सेम होना, क्या न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होना। तो आइसो का मतलब सिर्फ होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। अब आइसोमेट्रिक मतलब उसकी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, पेरीमीटर, एरिया, वो सारी की सारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। चेंज क्या होगा, सिर्फ उसकी पोजीशन या उसकी ओरिएंटेशन चेंज होगी। तीन तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस इस कैटेगरी में आती हैं, रिफ्लेक्शन, रोटेशन और ट्रांसलेशन। रिफ्लेक्शन, रोटेशन और ट्रांसलेशन लिख लें अपने पास। नंबर 1 रिफ्लेक्शन, रोटेशन, या ट्रांसलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, रोटेशन या ट्रांसलेशन। अच्छा, अभी तक आपने सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा ना, हम इसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और इमेज कॉन्ग्रुएंट शेप्स होती हैं, है ना, कह सकते हैं ना, क्योंकि उनकी एरिया शेरिया चेंज नहीं होता, शेप सेम ही रहती है, वो सिर्फ अपनी पोजीशन ओरिएंटेशन चेंज करता है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसको ट्रांसफॉर्म करके क्या बनाया जाएगा, ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू object is transformed into image, object is transformed into image। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन है हमारी, object and images are congruent figures, congruent shapes। object and image are congruent shapes। क्योंकि यहां पे हमने कह दिया कि साइज और शेप उसकी चेंज नहीं होती, सिर्फ क्या चीज चेंज होती है, उसकी ओरिएंटेशन चेंज होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, ये तो था ना पहला आइसोमेट्रिक का, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है नॉन
आइसोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का। अब ये उसका वाइस वर्सा होगा, यानी वो पोजीशन भी चेंज कर सकता है, साइज और अपनी शेप भी तब्दील करेगा। तो लिखें अपने पास, साइज, शेप एंड पोजीशन कैन बी चेंज्ड। साइज, शेप एंड पोजीशन कैन बी चेंज्ड। पोजीशन कैन बी चेंज्ड, ठीक है। इसमें भी 3 कैटेगरीज आती हैं, बट 2 आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस, ठीक। एक आती है इसमें इनलार्जमेंट, एंड दे आर नाउ सेंट इनटू ए लेवल्स के कॉन्सेप्ट्स। shear, stretch, इन ए लेवल नाउ, ठीक है। ये जो सा है ये आपका अब IGCSE और GCE ओ लेवल्स के अंदर इनलार्जमेंट का कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। अच्छा मुझे ये बात बताएं, जब आपके पास, चूंकि हम लोगों ने अब जस्ट क्या चीज पढ़नी है, इनलार्जमेंट पढ़नी है। अब इनलार्जमेंट में क्या होता है, या तो डायग्राम छोटी हो जाती है या तो डायग्राम बड़ी हो जाती है। अच्छा ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। शियर और स्ट्रेच के अंदर ना किसी एक साइड से उसको आप खींचते हैं, स्ट्रेच में तो आप दूसरी तरह से आप करते हैं, और शियर में क्या होता है किसी एक साइड को ना लंबा कर देते हैं आप, ठीक है। तो ये आपका ए लेवल्स में है, इसलिए इसको मैं यहां से मिटा ही दूं तो अच्छा है। ये पहले था लेकिन अब नहीं है। इनलार्जमेंट के अंदर क्या होता है बच्चों, जो आपकी ऑब्जेक्ट और जो इमेज है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज वो दोनों कॉन्करेंट होंगे या सिमिलर होंगे? कौन से होंगे? अगर वो डायग्राम सिमिलर हुई तो एक पोटेंशियल क्वेश्चन बनता है, एरियाज निकालें जी दोनों के, या किसी एक का एरिया देकर दूसरे का निकलवाएगा, उस पर फॉर्मूला वही वाला लगेगा, L1/L2 का होल स्क्वायर, या जो भी डायमेंशंस दिए हो, मतलब ब्रेड्थ 1/ब्रेड्थ 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया 1/एरिया 2, क्योंकि एक ट्राइंगल छोटी होगी और एक ट्राइंगल बड़ी होगी, ठीक है। तो अब यहां पे लिख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन है हमारी कि जी ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर कौन सी शेप्स, सिमिलर शेप्स, ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर सिमिलर शेप्स। अब हम आते हैं जरा सबसे पहली ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, दैट इज रिफ्लेक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 1, रिफ्लेक्शन। हाँ वो भी चेंज होती है, दो ही केसेस है इसमें, दोनों केसेस डिस्कस करेंगे, ठीक। रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन का याद रखना है, रिफ्लेक्शन के अंदर वो ये वाला ना ऑब्जेक्ट और इमेज हर ट्रांसफॉर्मेशन में बनेंगे। मेन बात आती है कि रिफ्लेक्शन में जो एक्चुअल की कॉन्सेप्ट है वो है मिरर लाइन का। की कॉन्सेप्ट किस चीज का है? मिरर लाइन का। देखिए अक्सर औकात ऐसे होता है, मिरर पे आपको पता है ना, मिरर 2 किस्म के, वैसे मैं फिजिक्स की मिसाल देने लगा हूं, यहां पे ना मैं रिलेट करा लूंगा। मिरर हमारे 2 तरह के होते हैं ना फिजिक्स में, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव और कन्वेक्स। एक मिरर ऐसे होता है जिससे जितना दूर आप खड़े होंगे वो आपको उतना ही दूर अपना इमेज दिखाएगा, जितना करीब होंगे उतना ही करीब आपको दिखाएगा। मतलब ये कि आपका मिरर लाइन से जितना फासला है उतना ही उस इमेज का मिरर लाइन से पीछे की तरफ फासला है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हमारी रिफ्लेक्शन के अंदर भी यही होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट मिरर लाइन से जितना दूर होगा, इमेज भी उतना ही मिरर लाइन से दूसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में दूर होगा। बात समझ आ रही मेरी कि नहीं? ये पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन का। लेकिन एक पॉइंट नहीं आता एग्जाम्स में, 3 पॉइंट्स आते हैं। अब वो 3 पॉइंट्स मिलकर ट्राइंगल बनी हुई होती है, तो कोई परेशानी की तो बात नहीं है। आपने हर पॉइंट को उसी तरह से ट्रीट करना है जैसे आप इंडिविजुअल किसी एक पॉइंट को ट्रीट करते हैं।
तो अब लेकिन 3 दफा आप रिफ्लेक्ट करवाएंगे, हर पॉइंट को, दूसरे पॉइंट को और तीसरे पॉइंट को। तो नेचुरली वो जो नई डायग्राम बनेगी इट विल बी द रिफ्लेक्टेड ट्रायंगल ऑफ द पेरेंट, जो ऑब्जेक्ट ट्रायंगल था। अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता है ना कि एक पॉइंट कैसे रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं आपको पेंटागन भी दे दूं ना, आप उससे घबराएंगे नहीं कि पेंटागन है, आप बोलेंगे 5 पॉइंट है, हर पॉइंट को इंडिविजुअली मैंने क्या करना है, रिफ्लेक्ट। बोले ना क्या करना है, रिफ्लेक्ट हर पॉइंट को। मैं अगर ऑक्टागन दे दूं तो आप उससे घबराएंगे नहीं, आप बोलेंगे 8 पॉइंट है, काम थोड़ा लंबा हो गया मेरा, अब मुझे 3 पॉइंट्स के बजाय 8 पॉइंट्स रिफ्लेक्ट कराने पड़ेंगे। लेकिन डेफिनेटली फिर अगर ऐसी बात आती है तो फिर वो 1 नंबर का सवाल भी नहीं होगा, वो 3 नंबर का सवाल होगा। फिर बात समझ रहे मेरी कि नहीं? सो कॉन्सेप्ट ये है कि जब एक किसी पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना किसी बच्चे को आ जाए, मतलब ये जो बात आपको मैंने समझाई है तो प्रैक्टिकल बात है ना, कि मिरर से जितना आप दूर हैं आपका इमेज उसी तरफ, करीब नहीं परली साइड पर नजर आएगा। तो ये फासला बराबर होता है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो मैं अगर जनरली ना एक वैसे एक पॉइंट बनाता हूं, एक लाइन है ये और एक पॉइंट है मेरे पास ये वाला, ये जो पॉइंट है इसका नाम मैं रख देता हूं ऑब्जेक्ट। क्या रख देता हूं नाम इसका? ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम है जी ए। जितना और ये लाइन कौन सी वाली लाइन है? मिरर लाइन। कौन सी लाइन है ये? मिरर लाइन भी बोलते हैं इसको, और इसको एक और नाम भी दिया गया है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक ही की कॉन्सेप्ट है लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का। रोटेशन में 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डायरेक्शन भी होती है उसमें और उसमें सेंटर ऑफ रोटेशन भी होता है। क्योंकि जब भी कभी आप किसी चीज को रोटेट करवाएंगे ना, उसका सेंटर जरूर होना चाहिए, किस पॉइंट के अक्रॉस वो रोटेट कर रही है। जैसे घड़ी की नीडल होती है, वो सेंटर के अक्रॉस रोटेट कर रही होती है। धागे के साथ आप पत्थर बांधते हैं तो उसका एक सेंटर डिफरेंट होता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? गाड़ी अगर चक्कर मारना शुरू करेगी तो उसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो सेंटर कंसीडर होगा जिसके अक्रॉस वो रोटेट कर रही है। सर्कल का भी एक सेंटर होता है। तो रोटेट कोई भी चीज करती है ना, उसका हमेशा सेंटर होता है। दूसरी चीज जो उसके अंदर की कॉन्सेप्ट आता है ना, उसकी डायरेक्शन, कि वो यूं रोटेट कराना है उसको या यूं रोटेट कराना है। मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज है या 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, उतने एंगल आप बस उसको रोटेट करवा लें। क्लियर है बात की नहीं? तो यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट्स नहीं, यहाँ पे जस्ट एक ही कॉन्सेप्ट है। अब मैं जो मर्जी डायग्राम दे दूं आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मिरर लाइन के अक्रॉस जितना ऑब्जेक्ट से मिरर लाइन का फासला है, उतना ही इमेज का भी फासला होना चाहिए मिरर लाइन से। अच्छा, ऐसे नहीं हो कि अगर मिसाल के तौर पे ये वाला फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है, तो आप ये बना लें सर यहां से यहां तक भी 5 सेंटीमीटर आ गया, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। ऐसे थोड़ी बनता होता है। मैं इधर खड़ा हूं, इमेज मेरा उधर बन जाए, शीशा तो सामने लगा हुआ है। बात समझ आ रही? इमेज किधर बनेगा? एग्जैक्टली उसी लाइन को फॉलो करता हुआ सामने परली साइड पर। बात समझ आ रही है कि नहीं? जो मेरी और शीशे के साथ एक लाइन बनी हुई है, मेरा जो इमेज होगा वो इसी लाइन को फॉलो करता हुआ शीशे से उतना ही पीछे चला जाएगा, बजाय इसके कि वो उधर निकल जाए, ऊपर या नीचे चला जाए, सेम जगह में जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो जितनी ये वाली लाइन इतनी यहां तक बनी हुई, एग्जैक्टली सेम उतनी ही लाइन सामने इधर भी आके बन जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा कौन से वाला? ए डैश नाम दे दिया इसको, और ये वाला पॉइंट हमारा बन जाएगा इमेज वाला पॉइंट बन जाएगा। अब की कॉन्सेप्ट पता क्या है? की कॉन्सेप्ट ये है इमेज का फासला आपकी मिरर लाइन से और ऑब्जेक्ट का फासला आपकी मिरर लाइन से, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं ये? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बच्चों बताएं। ठीक है। दूसरी बात इसमें यह है कि जो फासला है ना, ये जो आपने लाइन बनाई है मिरर लाइन के साथ, जो सबसे आसान और थंब रूल याद रखें ना कि आप एंगलों की टेंशन भी ना पड़े, बस ये याद रखना हमेशा, ये इधर से कितना बनाओ, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना। दूसरी तरफ से भी नेचुरली क्या बनेगी, क्योंकि वही लाइन आगे एक्सटेंड हो रही है। इनफैक्ट अगर 5 सेंटीमीटर यहां पर है तो 5 सेंटीमीटर ही उसी लाइन को फॉलो करते हुए आगे ले जाना। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, समटाइम ना लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बनाने के नहीं कहता, लेकिन समटाइम कहता बना के दिखाओ और मुझे इसकी y इक्वल टू mx भी निकाल के दिखाओ। अब y इक्वल टू mx तो ग्राफ से पता चलेगी ना, मुझे क्या पता ये कौन सी वाली लाइन आ रही है।
इतना मुझे पता है कि इसका पॉजिटिव ग्रेडियंट है, लेकिन जब आप एक ग्राफ के ऊपर मिरर लाइन को ड्रॉ करेंगे उसका आपको सी भी नजर आएगा उधर से ही, और कोई से 2 पॉइंट्स लेके y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके m निकालना। फिर लाइन ऑफ, देखिए मेरी बात सुने, ये जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वेशन निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब उसने ट्रांसफॉर्मेशन को मुश्किल बनाना तो है ना, देखिए सवाल में तो देना, मुश्किल बनाना तो कैसे मुश्किल बनाएगा, वो कुछ चीजें किसी और कॉन्सेप्ट से उठा के इसमें डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये खुद इतना मुश्किल नहीं है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है, रिफ्लेक्शन बस इतनी सी बात है। ये लाइन बस मैं चेंज करता रहूंगा और आपसे पूछूंगा बताओ पॉइंट्स किधर बन रहे हैं, एक पॉइंट की बजाय मैं 3-3 पॉइंट बनाना शुरू कर दूंगा, फिर आप समझेंगे मुश्किल हो गई बात। कोई मुश्किल नहीं, एक ही पॉइंट है, आपने उसको 3 दफा बस रिफ्लेक्ट कराना है। जिधर अब ये पॉइंट इधर पड़ा हुआ है, एक पॉइंट है मिसाल के तौर पे यहां पे पड़ा हुआ था, उसका नाम था बी। अब ये वाला बी इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर बनाओ जरा, उस पॉइंट को इग्नोर कर दो, जैसा मर्जी था उसने अपना 90 बना के रिफ्लेक्ट करा लिया। इस बी का ताल्लुक अब ए के साथ नहीं है, बी का ताल्लुक अपनी मिरर लाइन के साथ है। बी का ताल्लुक किसके साथ है? मिरर लाइन के साथ। अब यहां से इसकी अपनी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो जितनी भी बन रही है, बात समझ आई कि नहीं? अब उतनी ही लाइन क्या करेंगे आप, मुझे नहीं पता, मुझे यहां तक आना चाहिए, यहां तक आ गया मैं, क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? ये बन जाएगा उसका बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन एंगल कितना होगा? और सुनो, जो फासला यहां का है वही फासला यहां का भी होना चाहिए, समझ रहे मेरी बात की नहीं? ये दोनों फासले क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। दोनों फासले क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक है बात? कोई तीसरा पॉइंट हुआ यहां पर सी था, इसका भी फासला देख लेंगे हम, 90 डिग्री इधर भी, और यही फासला आगे तक भी ले जाएंगे हम, ये बन जाएगा इसका सी वाला कॉम्प्लीमेंट, सी पॉइंट, सी डैश। अब इस डायग्राम की तरफ आप देखो तो ये क्या बनी हुई है? क्या बनी हुई है? ट्रायंगल। इसका जब इमेज मैं यहां पर देखूंगा तो ये मुझे कैसी चीज नजर आएगी? मेरी बात समझ आएगी नहीं आई? जो पॉइंट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन के करीब था उसका रिफ्लेक्टेड पॉइंट भी उसी के करीब है, उसी के करीब है। जो ऊपर था वो यहां पे आ गया, जो लेफ्ट पर था वो इसके नीचे आ गया। बात समझ आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? ये तो मैंने रैंडमली बस डायग्राम बनाता गया और आगे बनती गई। आप लोगों के पास तो ग्राफ होगा, आपकी तो डायग्राम मुझसे भी परफेक्ट बनेगी, आपका तो 0.1 सेंटीमीटर भी गलत नहीं होगा। तो इस वक्त ये आपका है ऑब्जेक्ट और इस वक्त ये आपका है इमेज। दोनों के एरियाज एक जैसे हैं, जो दोनों की पैरामीटर्स भी एक जैसे, सिर्फ ओरिएंटेशन तब्दील हुई है, पोजीशन तब्दील हो गई है, ओरिएंटेशन तब्दील हो गई है, शेप नहीं तब्दील हुई। शेप जैसी थी वो वैसी की वैसी है। पूरे का पूरा जो है ना आइसोमेट्रिक 3 की 3 75% ट्रांसफॉर्मेशन यही बातें हैं, असूल डिफरेंट है बस। और सबसे आसान ट्रांसलेशन है, सबसे आसान, करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, देख के पता चल जाता है। खैर इसको देखें जरा, अब इसके ना कुछ फिक्स्ड केसेस पढ़ाता हूं ताकि आप लोगों को ये आसानी हो जाए। ठीक है, पहली बात तो ये मिरर लाइन और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों लिख लिया है, दोनों सेम है ये। ठीक है, एक की कॉन्सेप्ट भी लिखे यहां पर, की कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर लाइन इज इक्वल्स टू इसका क्या मतलब है? डिस्टेंस के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? परपेंडिकुलर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर लाइन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? इमेज डिस्टेंस। कौन सा इमेज डिस्टेंस? परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिरर लाइन। बच्चों समझ आ रही है? हाँ जी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर लाइन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द
मिरर लाइन। बोथ डिस्टेंसेस मस्ट बी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। दोनों डिस्टेंसेस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, ये याद रखना है, ठीक है ना। दोनों डिस्टेंसेस क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं। यहां तक बात समझ आई? एक वैसे आपसे एक और बात, मैंने इसको देखा थोड़ा सा तो मुझे एक और चीज समझ आई। जैसे आपने ये लाइन बनाई थी, ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया था, ये आपने इमेज बनाया, ये फासला परपेंडिकुलर, ये फासला परपेंडिकुलर। मेरी बात सुनो, आपने ये भी कहा कि ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? इक्वल है। ज्योमेट्री में ना एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ये जो लाइन है ये वाली एक ऑब्जर्वेशन है, वैसे हमारी क्या है? एक ऑब्जर्वेशन है। ये जो आपकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये ऑब्जेक्ट और इमेज की जो आपस में एक वो लाइन सी बन रही है, उनको दरमियान से नहीं काट रही। ऑब्जेक्ट और इमेज की जो अपनी लाइन है, सुनो जरा मेरी बात, ऑब्जेक्ट और इमेज की अपनी पर्सनल जो लाइन है, उसके एग्जैक्टली दरमियान से गुजर रही है ये। इसीलिए तो इसने इसको और इसको दो इक्वल हिस्सों में काटा हुआ है और 90 डिग्री भी बना रही है। ये एक हमारी ऑब्जर्वेशन अभी समझ आया देख के कि ये जो फासला है ये सारा क्या है? ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। मतलब ये जो लाइन है ना, ये मिडिल में लाइन लगी हुई है, उसके मिडिल में लगी हुई है। और ये इनफैक्ट पता क्या कर रही है? मैं इसको यहां से मिटा के अगर दिखाऊं आपको, इसने क्या किया हुआ है? ये जो लाइंस नहीं बनाई हुई मैंने, ये लाइंस कौन सी लाइंस है जो सारी आपको दिख रही हैं? ये तो ऐसी लाइंस है जो ऑब्जेक्ट और इमेज के पॉइंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट कर रही है ना। ये जो जितनी डॉटेड लाइंस मैं इसको भी मिटा देता हूं, ये लो, ये क्या कर रही है? ये जो लाइन है, जो ब्लैक सी बनाई हुई मैंने, ये एक ऐसी लाइन है जो ऑब्जेक्ट और इमेज को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रही है। अगर मैं यहां पर ये वाली लाइन बनाता हूं, ये क्या करेगी? आप ये क्या कर रही है? ये अगर ये वाला निशान भी बना दिया जाए तो सिर्फ लफ्ज आएगा बाइसेक्टर। अगर ये निशान बना दूं तो लफ्ज क्या आएगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये जो मिरर लाइन या लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है, इट इज ऑल्सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज पॉइंट्स। ये बात मैं लिख भी देता हूं आपको। mirror line is the perpendicular bisector of line joining object and image points. Line joining object and image points. अच्छा, इसमें ना हम सेट स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं। सेट स्क्वायर नहीं होता, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स लेके आइएगा ना आपको, उसमें ना एक इस तरह के एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। यहां पे उसकी कुछ कैलिब्रेशन हुई भी होती है और कुछ कैलिब्रेशन उसकी इस तरह की हुई भी होती है। यस, दिस वन। दो होती है, वो ट्राइंगल जैसी है, ये भी ट्राइंगल है, लेकिन इस सेट स्क्वायर के अंदर इसको सेट स्क्वायर बोलते हैं बिकॉज ये एक तरह का रेक्टेंगल का एक हाफ होता है। ये इसकी जो ये वाली जगह है ना, ये वाली जगह ये 90 डिग्री बनाती है, इसलिए ये हमारे काम आती है ये कि हम ऑब्जेक्ट का फासला अपनी मिरर लाइन से
ये रख के ना, यूं रख के परली साइड सिर्फ इसको इन्वर्ट करके लाइन ड्रॉ कर देते हैं। मैं भी बना के दिखाता हूं आपको। ये है आपके पास क्या चीज, मिसाल के तौर पे ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से पता है कैसे लिखेंगे आप सेट स्क्वायर, ऐसे आप सेट स्क्वायर रखेंगे इसके साथ, ये आ गया आपका सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर में ना यहां पे गिवन कैलिब्रेशन हुई हुई है, यस और नो? अब आप इस कैलिब्रेशन को नोट करते हुए आप नोट कर लेंगे जी यहां से यहां तक कितनी डायमेंशन बनी हुई है इसकी, कितनी लेंथ है इसकी। अब एग्जैक्टली इसको फ्लिप करके ना नीचे की तरफ बना लेना, मतलब यही जैसे मैंने किया था पहले, जैसे मैंने पहले किया था बनाते हुए। आप जब सेट स्क्वायर यू रख रहे हैं तो आपके लिए तो बड़ा आसान है ना, मुझे तो बनाना पड़ेगा, मैं यहां पे रखूंगा इसको। आपने क्या करना है, सिंपल इस लाइन के अक्रॉस इसको उल्टा कर देना, बस जितनी लाइन आपने ऊपर बनाई थी उतनी लाइन नीचे की तरफ बना देना। यानी कि अब ये कैसा बनेगा, इन्वर्ट होगा और ये एग्जैक्टली इस तरफ से नीचे जाएगा ये, और यहां से ये उस तरफ बनेगा। तो वो जो रखें, अब सुनो बच्चों, ये आ जाएगी उसकी कैलिब्रेशन, ये आ जाएगी उसकी कैलिब्रेशन, और ये जो दरमियान की लाइन है वो अपनी चल रही है, ये है उसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना, सुनो जरा, जितना फासला यहां से लेकर यहां तक है, चूंकि आपने तो नोट कर लिया था ना, उतना ही फासला अब नीचे की तरफ भी होना चाहिए। यानी कि ये वाला पॉइंट, उतना ही फासला यहां से यहां तक भी आपका होना चाहिए। चूंकि ये सेट स्क्वायर है, ये नेचुरली अपने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है? दूसरा जोन से ना वो दूसरी तरह से ट्राइंगल है वो दूसरी तरह से ट्राइंगल है, वो हमारे ओ लेवल्स में इस्तेमाल नहीं होना, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में जस्ट ये सेट स्क्वायर इस्तेमाल होना है। ठीक है मेरी बात? अब मैं तो, आप तो यहां से उठा के हटाएंगे तो आपकी तो सेट स्क्वायर गायब हो जानी है, मैं तो उठा नहीं सकता हूं, तो बनी रहने दें इसको इधर ही। ठीक है, तो इसका जो इमेज पॉइंट है, ये अगर इसका ऑब्जेक्ट पॉइंट बनेगा तो ये वाला पॉइंट इसका कौन सा वाला होगा, अपना वो क्या कहते हैं, ये सेट स्क्वायर उठा लेना यहां से, दोनों लाइंस को, यानी ऑब्जेक्ट से मिरर लाइन तक और आप इमेज से मिरर लाइन तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो नेचुरली एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और मिरर लाइन से ऑब्जेक्ट तक का फासला और मिरर लाइन से उधर तक का फासला बराबर होगा। क्योंकि आपने यहां तक अगर 5.3 सेंटीमीटर की लाइन बनाई है तो नीचे भी आपने 5.3 सेंटीमीटर की ही लाइन बनाई है। ठीक है, एक ट्राइंगल है और दूसरी जो सी है ना वो एक वर्टिकल, जो आपके लेफ्ट हैंड में है, दोनों में फर्क है ना। ठीक है, एक आपके पास सेट स्क्वायर ऐसा है, ठीक है, जिसमें ये वाली डायमेंशंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, एक सेट स्क्वायर आपके पास इस तरह का है। ठीक है, एक सेट स्क्वायर आपके पास ऐसा है जिसमें एक साइड लंबी है और एक साइड छोटी है। मैं निशानी बता रहा हूं जानबूझ के इसको बहुत छोटा बना के। एक आपके पास इस तरह का है, तो जो इस तरह का है वो हमारे काम का है। ठीक है, ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का है। ठीक है बात, वो तो डिपेंड करता है ना, समटाइम इतना फ्रेंडली नहीं होता कि आप बॉक्सेस काउंट कर ले। बॉक्सेस मोस्टली काउंट हो सकते हैं, लेकिन वो लाइव एग्जांपल है कि जब आपके सामने पेपर आएगा ना, मतलब वो जो ग्रिड बनी हुई होगी उसमें मैं टेक्निक्स बताऊंगा, आप डब्बे काउंट करके भी आप निकाल सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट डब्बे काउंट करने का नहीं है। इनफैक्ट अगर देखा जाए वो ये कॉन्सेप्ट है, वो जब ये चीज सीख लोगे ना, फिर एक्सपर्टीज आपके पास आएगी, आप 8-10 पास पेपर कर लोगे, फिर आप कहोगे यार ये तो वही डब्बे ही काउंट कर लेता हूँ मैं उसको। तो वो एक बात की बात है, वो शॉर्टकट है, वो लेटर ऑन हम उसको स्टडी करेंगे। ठीक है,
पॉज करें। फिक्स्ड केसेस ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, फिक्स्ड केसेस इस तरह के हैं, इनको आप मेमोराइज भी कर सकते हैं, इनके लिए ग्रिड की या ग्राफ की खास कोई जरूरत भी नहीं होती। तो इसके हमारे पास केस नंबर 1 आएगा, बातें नहीं करें यार। रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस। अच्छा, रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस बोले, इसके लिए दूसरा नाम भी था एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशंस की दुनिया में। यस, किसी ने बोला y इक्वल टू 0, एक ही बात है ये। रिफ्लेक्शन अक्रॉस लाइन y इक्वल टू 0, ये रिफ्लेक्शन अक्रॉस एक्स एक्सिस, एक ही बात है ये, ठीक है। अब जब मैं ग्रिड बनाता हूं, जरा एक ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ वो देखना, आप नेचुरली ना इसका रूल समझ जाओगे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस पॉइंट इज ओरिजिन, लेट्स से दैट दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,3, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 1,3। मुझे एक बात बताओ, इसको जब आप रिफ्लेक्ट करोगे अक्रॉस एक्स एक्सिस, इसका इमेज किस क्वाड्रेंट में बनना चाहिए? किस क्वाड्रेंट में? किस क्वाड्रेंट में? एक्स एक्सिस के अक्रॉस इसको रिफ्लेक्ट करना है तो किस क्वाड्रेंट में बनना चाहिए? फोर्थ क्वाड्रेंट में बनना चाहिए, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। यानी कि इस ऑब्जेक्ट, देखिए आपने जब बोला ना रिफ्लेक्ट अक्रॉस एक्स एक्सिस, तो इसमें इनफैक्ट लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इट इज एक्स एक्सिस, यानी कि y इक्वल टू 0 इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, y इक्वल टू 0 इज द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। आप इस ऑब्जेक्ट से लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन तक का फासला और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन से आगे जो इमेज आपका बनेगा उसका फासला क्या होगा? सेम होगा, डिफरेंट होगा? बताएं बच्चों, सेम होगा, डिफरेंट होगा? सेम होगा ना, हाँ या ना? अब ये जो सा पॉइंट बना है आपका a डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स, अगर ये वाला पॉइंट 1 था, ये वाला पॉइंट 3 है, तो नेचुरली ये वाला पॉइंट कितना बनेगा आपके पास? -3। आप एक बात ऑब्जर्व करें, जब आपने एक पॉइंट को, यानी किसी भी पॉइंट को आप एक्स एक्सिस के अक्रॉस रिफ्लेक्ट करवाते हैं, तो एक्स एक्सिस उसका या एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, सिर्फ वाई चेंज होता है। मतलब वो अपने एक्स एक्सिस से जितना ऊपर था उतना ही नीचे आ जाएगा। इवन अगर कोई पॉइंट यहां पर है, मिसाल के तौर पे लेट्स से दिस इज बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3, -1, लाइक दिस पॉइंट इज 3 फॉर एग्जांपल, एंड दिस पॉइंट इज -1, ठीक है। इसका जो इमेज बनेगा वो किधर बनेगा? जितना इसका फासला यहां तक, उतना ही फासला इसका ऊपर भी बनेगा कि नहीं? बनेगा ना ऊपर। तो ये कहलाएगा, ये वाला पॉइंट बन जाएगा बी डैश, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 3, +1। आप नोट करें, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कभी भी चेंज नहीं हो रहा, ओनली वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता है। तो जब कभी भी रिफ्लेक्शन में कोई कोऑर्डिनेट चेंज ना हो, उसको बोलते हैं इनवेरिएंट कोऑर्डिनेट। एक्स हमारा इनवेरिएंट है, ओनली वाई चेंज होता है। मैंने इसीलिए कहा था कि जो फिक्स्ड केसेस हैं, इनकी डायग्राम नहीं भी गिवन होती ना, तो ये हमारे दिमाग को पता होना चाहिए, या तो याद कर ले, नहीं कर सकते आप इसको याद, मेमोराइज नहीं कर सकते, तो कॉन्सेप्ट समझना चाहिए आपको कि जब कभी भी कोई ऐसा सवाल आ जाए और ग्रिड भी ना दी हुई हो, तो रफ वर्क में ना छोटा सा कॉलम बना के खुद ही बता लेना, निकाल लेना कि करना क्या है इसमें। जैसे इसमें मैं भी करके अपने मेंटली मैंने खुद को जस्टिफाई करा दिया कि हाँ भाई, एक्स कोऑर्डिनेट इसमें चेंज नहीं होगा, जस्ट चेंज क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट होगा। कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके साथ एक बात, एक्स कोऑर्डिनेट रिमेन्स सेम, वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस इट्स साइन। एक्स कोऑर्डिनेट remains same,
सेम, कोमा ओनली, वाई कोऑर्डिनेट चेंजेस या रिवर्सेस इट्स साइन। यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट इनवेरिएंट, वाई क्या कर लेगा, रिवर्स द साइन। जनरली अगर ए और ए हुआ ऑब्जेक्ट, बच्चों ऑब्जेक्ट के ए कोऑर्डिनेट्स हुए तो इमेज के क्या बनेंगे, ए कोमा माइनस बी, ए कोमा माइनस बी। ये किसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे आपके पास, इमेज के। ये किसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे आपके पास, इमेज के बन जाएंगे। एक्स इज इनवेरिएंट पॉइंट बोलेंगे हम इसमें, एक्स इज इनवेरिएंट पॉइंट, एक्स इज इनवेरिएंट पॉइंट। केस नंबर 2 है रिफ्लेक्शन अक्रॉस वाई एक्सिस, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।